तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। साल भर पहले किसानों की सबसे बड़ी मांग थी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की ये मांग मान ली, लेकिन अब किसानों ने एमएसपी की गारंटी की जिद ठान ली है। इसी जिद के साथ आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जुटे और महापंचायत की। अलग अलग बॉर्डरों पर महापंचायत हो रही है। 26 नवंबर वही दिन है जिस दिन पिछले साल अलग अलग बॉर्डरों पे किसान आके यहाँ पे अपना डेरा जमा चुके थे। नंबर काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको यहाँ नजर आएगा और एक एक करके हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से, अगर गाजियाबाद की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादातर किसान वेस्टर्न यूपी से आए हुए हैं। ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। लेकिन 3 नए कृषि कानून और किसानों की मांगों के बीच ये जानना जरूरी है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़ा जाए। सन 1947 में देश की आजादी के 1.5 दशक बाद भी भारत खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा था। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया कराने की थी। उस समय देश की जनसंख्या वृद्धि दर खाद्यान्न उत्पादन दर से अधिक थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया करा पाना कितना मुश्किल था। आजादी के दौरान भारत 2 देशों में बंट गया, लेकिन इससे करीब 4 साल पहले 1943 में बंगाल में भारी अकाल पड़ा, जिससे चारों ओर भूखमरी फैल गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। जब आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो देश के हिस्से में 80% आबादी आई, लेकिन पहले के मुकाबले सिर्फ 75% अन्न उत्पादन आया। ऐसे में उस मुश्किल दौर में खाने पीने की चीजों की दिक्कत का होना स्वाभाविक था। लिहाजा 1947 में ही फूड ग्रेन पॉलिसी कमीशन बनाया गया, लेकिन तमाम सिफारिशों के बावजूद 1950 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट आने लगी। इसी खाद्यान्न समस्या से पार पाने के लिए पहली बार 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ये क्रांति इतनी सफल हुई कि खाद्यान्न को लेकर देश की किस्मत ही बदल गई। वहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI ने भी कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थिरता लाने की कोशिश की। किसानों की कीमतों के जरिए मदद की गई और इन सभी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि जिस देश में कभी भुखमरी के हालात थे, आज वो देश विदेशों को बहुत सारा अनाज निर्यात कर रहा है। भारत या विश्व में इस मुकाम तक इसलिए पहुंचा कि इसमें गेहूं और कई फसलों के लिए सतत प्रयास किए गए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा संस्थान के द्वारा भिन्न भिन्न नई प्रजातियों का विकास किया गया। हालांकि 1951 में भारत अनाज का बड़े स्तर पर आयात करता था। उस वक्त भारत की तरफ से करीब 40 लाख टन अनाज का आयात होता था। अनाज आयात करने का ये सिलसिला 1980 तक चला, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आयात लगातार तेजी से घटता चला गया। 1951 के दशक में 41 लाख टन अनाज आयात होता था, लेकिन 1961 में ये घटकर 35 लाख टन हो गया। इसके बाद 1971 में कमी जारी रही और भारत ने सिर्फ 20 लाख टन अनाज आयात किया। 1981 में ये आयात घटकर 5 लाख टन पर आ गया। आज का भारत इतना अनाज पैदा करता है कि उसे विदेशों को निर्यात किया जाता है। पिछले 5 सालों में भारत से गेहूं का खूब निर्यात हुआ। 2016 में 100.43 लाख टन, 2017 में 125.81 लाख टन, 2018 में 119.07 लाख टन, जबकि 2019 में 98.75 लाख टन और 2020 में 83.87 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ। वहीं चावल का निर्यात 2018 से ही शुरू हुआ, हालांकि इससे पहले चावल आयात होता था। 2018 में चावल का निर्यात 0.98 लाख टन था, 2019 में 2.47 लाख टन और 2020 में 2.06 लाख टन चावल का निर्यात किया गया।
अभी हाल ही में हमारे इस प्रकार के जिंक युक्त, बीटा युक्त गेहूं की किस्मों का विकास हुआ और वह गुणवत्तापूर्ण और उत्पादन में अधिकता के द्वारा हम निर्यात की स्थिति में पहुंचे हैं। आज देश इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि देश गेहूं और चावल के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरित क्रांति का देश पर इतना गहरा असर हुआ है कि इसके बाद कृषि के क्षेत्र में कई क्रांतियां हुई और देश कृषि विकास की बुलंदियों को छूता गया। इन्हीं क्रांतियों के कारण ही देश की परंपरागत खेती में सुधार हुआ। बता दें कि इस समय भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती की जा रही है। इसीलिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहते हैं। साल 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं में 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की शुरुआत कहा। लेकिन 1943 के बंगाल अकाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अकाल में करीब 30 लाख लोगों की मौत भूख से तड़प तड़प कर हो गई। मासूम भारतीयों की इस दर्दनाक मौत के पीछे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि चर्चिल की खराब नीतियां लाखों मौतों की जिम्मेदार है। रिसर्च बताती है कि 1943 से पहले 1873-74 के अकाल से लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन तत्कालीन बंगाल के उपराज्यपाल रिचर्ड टेम्पल ने खाने का आयात कर लोगों तक पहुंचाया और बहुत लोगों की जान बचाई। हालांकि टेम्पल की इस नीति की ब्रिटिश सरकार ने आलोचना की क्योंकि इस दौरान उन्होंने भारतीयों की जान बचाई थी। जिसके बाद 19वीं शताब्दी में इस नीति को बदल दिया गया, जिसे 1943 के अकाल के रूप में भारत को भुगतना पड़ा। हालांकि भारत इन आपदाओं विपदाओं को पीछे छोड़कर कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू चुका है। अब हिंदुस्तान न सिर्फ अपने देशवासियों का पेट भर रहा है बल्कि दुनिया के तमाम देशों के अनाज का निर्यात कर विश्व का भी पेट पाल रहा है।